Depending on the usage of words, they are divided into different parts known as parts of speech. मतलब शब्दों को उनके प्रयोग के अनुसार भिन्न भागों में बांटा गया है। इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये 8 भागों में बांटा गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब शब्द भेद। शब्दों को उनके प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया है। वे हैं 1. नाउन या संज्ञा। 2. प्रोनाउन या सर्वनाम। 3. एडजेक्टिव या विशेषण। 4. वर्ब माने क्रिया। 5. एडवर्ब या क्रिया विशेषण। 6. प्रीपोजिशन या संबंध सूचक अवयव। 7. कंजंक्शन या संयोजक। 8. इंटरजेक्शन या विस्मयबोधक अवयव। अब हम इसे विस्तार से समझते हैं। 1. नाउन यानी संज्ञा। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु तथा कार्य इत्यादि के नाम को संज्ञा या नाउन कहते हैं। जैसे विजय, गर्ल, इलाहाबाद, फ्राइडे, स्ट्रीट, क्लास, आर्मी, पेपर, हैप्पीनेस, रेस, मर्सी, पेंटिंग, इंग्लिश, etc. 2. प्रोनाउन यानी सर्वनाम। वह शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग हो प्रोनाउन कहलाता है। जैसे आई मतलब मैं, यू तुम, योर तुम्हारा, दे वे, देम उन्हें, ही वह, हिम उसे या उसको, इट यह इत्यादि। इसके बाद हम तीसरे प्रकार पे आते हैं जिसे हम एडजेक्टिव यानी विशेषण कहते हैं। किसी नाउन, प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे गुड मतलब अच्छा, पुअर गरीब, रिच धनी, ब्रेव साहसी, हाई ऊंचा, ब्यूटीफुल खूबसूरत आदि। चतुर्थ पायदान पे है वर्ब यानी क्रिया। जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के विषय में किसी कार्य का करना या होना व्यक्त करे उसे वर्ब कहते हैं। जैसे सी मतलब देखना, थिंक सोचना, लव प्यार करना, इज है, आर है, वॉज था आदि। इसके बाद हम आते हैं एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण पर। ऐसे शब्द जो नाउन, प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर वर्ब, एडजेक्टिव, अन्य एडवर्ब, प्रीपोजिशन तथा कंजंक्शन की विशेषताएं बताए एडवर्ब कहलाता है। उदाहरण के तौर पर क्विकली मतलब फुर्ती या तेजी से, वेरी ब्यूटीफुल
बहुत खूबसूरत। जस्ट मतलब अभी या तुरंत। अंडर नीचे। बिकॉज क्योंकि। वेरी स्लोली बहुत धीरे इत्यादि। छठवें पे है प्रीपोजिशन, जिसे हम संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। वह शब्द जो नाउन प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल होकर उसका संबंध वाक्य के अन्य किसी शब्द से स्थापित करता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे ऑन, टू, बिफोर, आफ्टर, फ्रॉम, बिटवीन आदि। 7वां नंबर पर है कंजंक्शन, जिसे हम संयोजक या समुच्चयबोधक अवयव भी कहते हैं। वह शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ता है कंजंक्शन कहलाता है। जैसे एंड का मतलब और, सो इसलिए, बट लेकिन, हु जो, सिंस जब से, बिकॉज क्योंकि। इस श्रृंखला के 8वें और अंतिम पायदान पर है इंटरजेक्शन, जिसे हम विस्मयबोधक अवयव भी कहते हैं। वह शब्द जो हृदय की तीव्र भावनाओं जैसे सुख, दुख, आश्चर्य, उल्लास आदि को व्यक्त करे, इंटरजेक्शन कहलाता है। जैसे हुर्रा, आह, अलास, ब्रेवो, ओह आदि। अब हमारे सामने एक सवाल आता है कि हाउ टू फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे पहचाने। वर्ब या क्रिया। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले वर्ब की तलाश करें। जैसे विजय किल्ड अ स्नेक, विजय ने सांप को मार डाला। किसी कार्य का करना या होना क्रिया या वर्ब कहलाता है, अतः यहां किल्ड एक वर्ब है। सब्जेक्ट या कर्ता। वर्ब की पहचान होने के बाद उसके पहले हु अर्थात किसने या कौन लगाने से वर्ब के सब्जेक्ट अर्थात कर्ता की पहचान हो जाती है। उपरोक्त वाक्य में किल्ड के पहले हु लगाने से उत्तर विजय मिलता है, अतः विजय एक सब्जेक्ट या कर्ता है। ऑब्जेक्ट या कर्म। वर्ब के बाद whom या what अर्थात किसे, किसको या क्या लगाने से वर्ब का ऑब्जेक्ट या कर्म ज्ञात हो जाता है। उपरोक्त वाक्य में अ स्नेक एक ऑब्जेक्ट है। वाक्य में सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट नाउन, प्रोनाउन या नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं। कुछ वर्ब्स के बाद कॉम्प्लीमेंट अर्थात पूरक का भी इस्तेमाल होता है। जो शब्द वर्ब के अर्थ को पूरा करते हैं उन्हें पूरक या कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। वर्ब के बाद एक प्रश्न आता है। व्हेन, वेयर,
वाई, हाउ अर्थात कब, कहां, क्यों, कैसे लगाकर हम एडवर्ब की तलाश कर सकते हैं। जैसे विजय केम यस्टरडे, यानी विजय कल आया। यहां पे हमने सवाल पूछा व्हेन, उसका उत्तर हमें मिला यस्टरडे, मतलब हमने सवाल पूछा कब और उत्तर मिला कल। ही फॉट ब्रेवली, सवाल है हाउ मतलब कैसे, उत्तर है ब्रेवली मतलब वीरता से। ही सेड इंटेंशनली, उसने जानबूझकर कहा। सवाल है क्यों, उत्तर है इंटेंशनली मतलब जानबूझकर। मुकेश केम हियर, मुकेश यहां आया। सवाल है वेयर मतलब कहां, जवाब है हियर मतलब यहां। कभी कभी किसी एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए भी उसके पहले एडवर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। इसे पहचानने के लिए प्रश्न हाउ मच कितना का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दीज ऑरेंजेस आर वेरी स्वीट, ये संतरे बहुत मीठे हैं। सवाल यहां पे फिर एक बार आता है हाउ मच मतलब कितने, उत्तर है वेरी मतलब बहुत। ही प्लेड वेरी वेल, वह बहुत अच्छा खेला। सवाल है हाउ मच कितना, उत्तर है वेरी मतलब बहुत। यहां वेरी पहले वाक्य में एडजेक्टिव स्वीट तथा दूसरे वाक्य में एडवर्ब वेल की विशेषता बताता है। अब हम आते हैं एडजेक्टिव एंड प्रेपोजिशन मतलब क्रिया विशेषण तथा संबंध सूचक अव्यय। इंग्लिश के वाक्यों में कभी कभी एडजेक्टिव तथा प्रेपोजिशन दोनों का इस्तेमाल नाउन के पहले होता है। अतः वह शब्द एडजेक्टिव है या प्रेपोजिशन, इसे पहचानने के लिए ध्यान रखें कि एडजेक्टिव को हटाने पर वाक्य के भाव में अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन प्रेपोजिशन हटाने से वाक्य का अर्थ अजीब ही हो जाएगा। जैसे कैलकाटा इज अ बिग सिटी, कलकत्ता एक बड़ा शहर है। यहां एडजेक्टिव बिग मतलब बड़ा हटाया जा सकता है। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे। एप्पल्स ग्रो इन कश्मीर, कश्मीर में सेब उगते हैं। यहां प्रेपोजिशन इन यानी में हटाने से अर्थ अजीब हो जाएगा। अंग्रेजी वाक्यों के हिंदी अनुवाद में एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले तथा प्रेपोजिशन का प्रयोग नाउन के बाद होता है। उपरोक्त वाक्यों का हिंदी अनुवाद देखिए। कलकत्ता एक बड़ा शहर है।
यहां एडजेक्टिव बड़ा नाउन के पहले प्रयोग हुआ, जबकि वाक्य सेब कश्मीर में उगते हैं या कश्मीर में सेब उगते हैं में नाउन के बाद में प्रयोग हुआ। अब हम आते हैं कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन पे। संयोजक तथा विस्मयबोधक अव्यय। कंजंक्शन तथा इंटरजेक्शन को पहचानना आसान है। कंजंक्शन दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द है, जबकि जिन शब्दों के बाद आश्चर्यबोधक चिन्ह लगा हो उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। बच्चों, आज हमने वाक्यों के सभी पहलुओं पे चर्चा की एवं उदाहरण से सभी अंगों को समझे हैं। अगली क्लास में हम अंग्रेजी के और रोचक अंगों से परिचित होंगे। बच्चों, आज हम अंग्रेजी भाषा में समय या काल मतलब टेंस के बारे में पढ़ेंगे। As we know that as per the time, the tense is divided into 3 parts. अर्थात समय काल के आधार पर क्रिया को समय के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल, पास्ट टेंस या भूतकाल, फ्यूचर टेंस या भविष्यकाल। इन टेंसेस को फिर से 4 अन्य भागों में बांटा गया है। यह है सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। टेंस शब्द बच्चों लैटिन शब्द टेम्पस से बना है, जिसका अर्थ होता है टाइम यानी समय या काल। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस यानी अनिश्चित या सामान्य वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस की अगली कड़ी है प्रेजेंट कंटीन्यूअस और इम्परफेक्ट टेंस मतलब निरंतर या अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मतलब निरंतर पूर्ण वर्तमान काल। अब हम पास्ट टेंस के 4 प्रकार देखेंगे। पहला, पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब सामान्य भूतकाल। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस मतलब निरंतर भूतकाल। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब पूर्ण भूतकाल। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मतलब निरंतर पूर्ण भूतकाल। अब टेंस की आखिरी कड़ी यानी कि फ्यूचर टेंस को हम देखेंगे, जिसके भी 4 प्रकार हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि सामान्य भविष्यकाल।
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी निरंतर भविष्यकाल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्यकाल। और सबसे आखिर में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब निरंतर पूर्ण भविष्यकाल। समझने की सुविधा हो इसलिए टेंस का वर्णन निम्न क्रम में किया गया है। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट, तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट, चौथा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पांचवा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, छठवां पास्ट कंटिन्यूअस, सातवां पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आठवां फ्यूचर कंटिन्यूअस, नौवां फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, 10वां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, 11वां पास्ट परफेक्ट टेंस और आखिरी 12वां फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम इसे विस्तार पूर्वक समझेंगे। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आदि शब्द आता है, जैसे आता है, जाता है, खेलता है, खाता है आदि। लेकिन जब ऑर्डर अर्थात आदेश, रिक्वेस्ट अर्थात प्रार्थना, परमिशन अर्थात अनुमति का भाव व्यक्त हो तब ता है, ते है, ती है आदि शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे ऑर्डर में हम बोलेंगे डू इट मतलब यह या इसे करो। हम रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना करेंगे जैसे प्लीज डू इट, कृपया यह या इसे कीजिए। परमिशन अर्थात अनुमति जैसे लेट हिम डू इट, उसे यह करने दो। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल इटर्नल ट्रूथ अर्थात सर्वमान्य सत्य को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे मैन इज मॉर्टल मतलब मनुष्य नश्वर है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उदय होता है। अतः इससे पास्ट, प्रेजेंट तथा फ्यूचर तीनों का भाव व्यक्त होता है। इसलिए इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। जब सब्जेक्ट अर्थात कर्ता तथा वर्ब अर्थात क्रिया का इस्तेमाल होता है तब हिंदी तथा अंग्रेजी के वाक्यों में उनका क्रम एक समान रहता है, अर्थात सब्जेक्ट प्लस वर्ब मतलब कर्ता धन क्रिया। यहां पे सब्जेक्ट है मैं यानी कि आई और वर्ब है गो यानी कि जाता हूं। लेकिन जब वाक्य में कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट आता है तब हिंदी के वाक्य में पहले कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, फिर कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट तथा उसके बाद क्रिया यानी कि वर्ब आता है। लेकिन अंग्रेजी के वाक्यों में यह याद रखिए कि वाक्यों में पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब तथा उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अतः हिंदी वाक्यों का क्रम होगा, पहला मैं फुटबॉल खेलता हूं,
उसमें मैं कर्ता, फुटबॉल कर्म, खेलता हूं क्रिया। जबकि इंग्लिश में इसका क्रम होगा आई प्ले फुटबॉल, मतलब आई सब्जेक्ट, प्ले वर्ब और ऑब्जेक्ट फुटबॉल। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस। पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आदि शब्द आता है। एफर्मेटिव सेंटेंस में ही, शी, इट तथा सिंगुलर नेम अर्थात थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का सिंगुलर रूप तथा बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब का प्लूरल रूप इस्तेमाल करते हैं। अर्थात सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां एस बराबर वर्ब का सिंगुलर रूप है, जो कि वर्ब के अंत में एस या ईएस लगाने से बनता है। नेगेटिव सेंटेंस में ही, शी, इट तथा सिंगुलर नेम के बाद डज नॉट तथा बाकी सभी सब्जेक्ट्स के बाद डू नॉट लगाते हैं तथा वर्ब के प्लूरल रूप का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्यों में सब्जेक्ट के पहले डू या डज लगाकर इंटरोगेटिव बनाया जाता है। ही, शी, इट तथा सिंगुलर नेम के पहले डज तथा बाकी सभी सब्जेक्ट्स के पहले डू लगाते हैं। अर्थात डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रश्न सूचक शब्द कब, क्यों, कहां मतलब कि व्हेन, व्हाई, वेयर आदि डू और डज के और पहले लगाते हैं। अर्थात जो क्वेश्चन वर्ड है वो प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। उदाहरण के तौर पे एफर्मेटिव सेंटेंस में यू रीड अ नॉवेल, नेगेटिव में यू डू नॉट रीड अ नॉवेल, इंटरोगेटिव में डू यू रीड अ नॉवेल, एंड विथ क्वेश्चन वर्ड व्हाई डू यू रीड अ नॉवेल इत्यादि। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनेट टेंस। इसकी पहचान ता, था, ते, थे, ती, थी, था, थे, थी, आया, गया, लिया, दिया आदि हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस के सभी सब्जेक्ट्स के बाद वर्ब का दूसरा फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस में सभी सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट तथा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अर्थात सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सभी सब्जेक्ट्स के पहले डिड लगाते हैं तथा
वर्ब्स का प्लूरल यानी बहुवचन रूप यूज करते हैं, अर्थात डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। उदाहरण के तौर पे एफर्मेटिव में यू वेंट टू भोपाल यस्टरडे, नेगेटिव में यू डिड नॉट गो टू भोपाल यस्टरडे, इंटरोगेटिव में डिड यू गो टू भोपाल यस्टरडे, और with question word why did you go to Bhopal yesterday? Now we come down to simple future। I तथा we के साथ shall तथा बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ will तथा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। लेकिन जब वाक्य से थ्रेट मतलब धमकी, प्रॉमिस मतलब वचन, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय, कमांड या ऑर्डर यानी कि आज्ञा अथवा आदेश का भाव व्यक्त हो तथा वी के साथ विल तथा बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं। वैसे आधुनिक इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट्स के साथ एफर्मेटिव तथा नेगेटिव में विल का यूज किया जाता है, अर्थात इसका फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव या नकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब शैल अथवा विल के बाद नॉट लगाकर नेगेटिव बनाया जाता है, अर्थात सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्यों में सब्जेक्ट के पहले शैल अथवा विल लगाकर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है, अर्थात शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण के तौर पर एफर्मेटिव सेंटेंस में शी विल इनवाइट यू, नेगेटिव सेंटेंस में शी विल नॉट इनवाइट यू, इंटरोगेटिव सेंटेंस में विल शी इनवाइट यू, इत्यादि इत्यादि। अब चतुर्थ नंबर पे हम आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है रहा है, रही है, लेटा है, बैठा है, पढ़ा है आदि हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। आई के साथ एम, ही, शी, इट तथा सिंगुलर नेम के साथ इज तथा बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आर तथा वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है, अर्थात सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब प्लस उसका आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी श्रृंखला में अगर हम नेगेटिव यानी नकारात्मक सेंटेंस की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर के बाद नॉट लगाकर नेगेटिव बनाया जाता है, अर्थात सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर
के बाद नॉट प्लस द वर्ब, उसका आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर को सब्जेक्ट के पहले लगाकर इंटरोगेटिव बनाया जाता है। अर्थात इसका फॉर्मूला बनेगा इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण के तौर पर एफर्मेटिव सेंटेंस में दे आर गोइंग टू स्कूल, नेगेटिव सेंटेंस में दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, और इंटरोगेटिव में आर दे गोइंग टू स्कूल, प्रश्न चिन्ह। पांचवा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखें बच्चों कि इसकी पहचान क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह ही रहा है, बैठा है, पड़ा हुआ है आदि शब्दों का इस्तेमाल वाक्यों के अंत में किया जाता है। इस टेंस से कार्य के पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट तक जारी रखने का भाव व्यक्त होता है। ही, शी, इट तथा सिंगुलर नेम के साथ हैज बीन तथा बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैव बीन तथा वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम का इस्तेमाल होता है। निश्चित समय अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर सिंस मंडे, जनवरी, 10 o'clock, 1995, मॉर्निंग इत्यादि। तथा अनिश्चित समय अर्थात पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर 3 days, 6 hours, 4 weeks, 1 year, half an hour, etc. एफर्मेटिव सेंटेंस में ही, शी, इट, नेम लिखा जाता है, उसमें प्लस हैज बीन किया जाता है, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। अदर सब्जेक्ट्स अगर होते हैं तो उसके साथ हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम का इस्तेमाल किया जाता है। अब नेगेटिव सेंटेंस को या नकारात्मक सेंटेंस को देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस लिखने के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन में से हैज तथा हैव के बाद नॉट लगाकर नेगेटिव बनाया जाता है। अर्थात सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस बीन अथवा हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम का इस्तेमाल होता है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। बच्चों, इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले हैज या हैव लगाकर इंटरोगेटिव बनाया जाता है। अर्थात हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम।
उदाहरण के तौर पर अब हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव में दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैव दे बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। छठवें पे हम आते हैं बच्चों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है बच्चों रहा था, रहे थे, रही थी, लेटा था, पड़ा था आदि शब्द वाक्य के अंत में होते हैं। सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ सहायक क्रिया वॉज तथा सारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर तथा वर्ब के आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात इसका फॉर्मूला बनेगा बच्चों सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर के बाद नॉट लगाकर नेगेटिव बनाया जाता है। अर्थात सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वॉज अथवा वर को सब्जेक्ट के पहले लगाकर इंटरोगेटिव बनाते हैं। अर्थात वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा होगा उदाहरण के तौर पर ही वॉज स्विमिंग इन द रिवर। नेगेटिव सेंटेंस में होगा ही वॉज नॉट स्विमिंग इन द रिवर। इंटरोगेटिव सेंटेंस विल बी was he swimming in the river question mark। now seventh we have on our list is past perfect continuous tense। बच्चों इसकी पहचान है रहा था, रहे थे, रही थी, लेटा था, पड़ा था आदि। इस टेंस में कार्य के पास्ट टेंस में शुरू होकर लगातार जारी रहकर एक निश्चित समय बाद पास्ट में ही समाप्त होने का भाव व्यक्त होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सारे सब्जेक्ट्स के साथ हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम का इस्तेमाल किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब हैड बीन में हैड के बाद नॉट लगाकर नेगेटिव बनाते हैं। अर्थात सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हैड को सब्जेक्ट के पहले लगाकर इंटरोगेटिव बनाया जाता है। अर्थात हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ओ दैट इज ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। इसमें कुछ चीज याद रखने की होती है, जैसे दो क्लॉजेस या उपवाक्य होने पर सबऑर्डिनेट क्लॉज या सहायक उपवाक्य हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में होता है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में he had been sleeping for 2 hours before I came।
नेगेटिव सेंटेंस में he had not been sleeping for 2 hours before I came. इंटरोगेटिव सेंटेंस में had he been sleeping for 2 hours before I came. 8वें पायदान पर है बच्चों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचान है रहा होगा, रही होगी, बैठा होगा आदि शब्द वाक्यों के अंत में आते हैं तथा वी के साथ शैल बी तथा बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल बी का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। अर्थात सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में शैल तथा विल के बाद नॉट लगाकर नेगेटिव बनाया जाता है। अर्थात सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट बी या विल नॉट बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में शैल तथा विल को सब्जेक्ट के पहले लगाकर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अफर्मेटिव में शी विल बी watering the plants. नेगेटिव में she will not be watering the plants. इंटरोगेटिव में will she be watering the plants? Question mark. 9 नंबर में है बच्चों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी, लेटा होगा, पढ़ा होगा आदि जो शब्द हैं वो वाक्यों के अंत में आते हैं तथा वी के साथ शैल हैव बीन तथा बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। अर्थात सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। नेगेटिव सेंटेंसेस में सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब शैल तथा विल के बाद नॉट लगाकर नेगेटिव बनाया जाता है। इंटरोगेटिव में शैल तथा विल को सब्जेक्ट के पहले लगाकर इंटरोगेटिव बनाते हैं। जैसे अफर्मेटिव में द बॉयज विल हैव बीन स्विमिंग इन द रिवर अप टू 4 o'clock। नेगेटिव में द बॉय will not have been swimming in the river up to 4 o'clock. Interrogative में will the boys have been swimming in the river up to 4 o'clock. 10वें नंबर पर आते हैं बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जिसकी पहचान चुका है, चुके हैं, दे दिया है, चला गया है आदि शब्द हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हैज अथवा हैव के बाद नॉट लगाकर नेगेटिव बनाया जाता है। इंटरोगेटिव में हैज या हैव को सब्जेक्ट के पहले लगाकर इंटरोगेटिव बनाया जाता है। जैसे अफर्मेटिव में he has done his work। नेगेटिव में he has not done his work। इंटरोगेटिव में हैज ही डन हिज वर्क क्वेश्चन मार्क। बच्चों अब हम आते हैं 11वें नंबर पे जो कि हमें बताता है पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसकी पहचान है चुका था, चुके थे, ले लिया था आदि जो शब्द हैं वो वाक्य के अंत में आते हैं। सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। नेगेटिव में हैड के बाद नॉट लगाकर नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हैड को सब्जेक्ट के पहले लगाकर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। इसमें दो चीज नोट करने की है। दो क्लॉजेज या उपवाक्य होने पर
पहले शब्द के बाद वाला क्लॉजेस पास्ट परफेक्ट टेंस में तथा बाद शब्द वाला क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट तथा आफ्टर शब्द के बाद वाला क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। जैसे डॉक्टर आने के पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अपना काम खत्म करने के बाद उसने खाना खाया। ही टुक या एट या हैड हिज मील आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। नेगेटिव में चूंकि प्रिंसिपल क्लॉजेस का ही नेगेटिव बनता है, अतः प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में होने पर हैड के बाद नॉट लगाकर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होने पर डिड के बाद नॉट लगाकर नेगेटिव बनाया जाता है। जैसे द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। उसी तरह he did not take, eat या have his meal after he had finished his work. Interrogative sentences. Principal clauses past perfect tense में होने पर had को subject के पहले लगाकर तथा past indefinite tense में होने पर did को subject के पहले लगाकर interrogative बनाया जाता है। जैसे had the patient died before the doctor came? Did he take या eat या have his meal after he had finished his work? बच्चों, अब हम अंतिम पायदान पर यानी 12वीं फॉर्म पढ़ेंगे, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहचान: वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चला गया होगा आदि शब्द आते हैं। आई तथा वी के साथ शैल हैव तथा बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें नोट कीजिए, नंबर 1, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से कार्य के भविष्य में समाप्त होने की संभावना व्यक्त होती है तथा वाक्य में फ्यूचर टाइम बताने वाला एडवर्ब न होने पर कार्य के पास्ट में ही समाप्त होने की संभावना भी व्यक्त होती है। 2, तक के लिए फ्यूचर टेंस में टिल की बजाय बाय का इस्तेमाल करते हैं। 3, 2 क्लॉजेस होने पर सबऑर्डिनेट क्लॉज या सहायक उपवाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। उदाहरण जैसे वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बिफोर द सन सेट्स या सनसेट। नेगेटिव सेंटेंसेस में शैल या विल के बाद नॉट लगाकर नेगेटिव बनाते हैं। जैसे वी शैल नॉट हैव फिनिश्ड आवर वर्क बिफोर द सनसेट्स या सनसेट। इंटरोगेटिव में शैल अथवा विल को सब्जेक्ट के पहले लगाकर इंटरोगेटिव बनाते हैं। जैसे शैल वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क बिफोर द सनसेट्स या सनसेट क्वेश्चन मार्क। सो टुडे वी हैव लर्नड इन डिटेल्स अबाउट द टेंसेस। अर्थात आज हमने टेंसेस या उसके 12 प्रकारों को अच्छी तरह से उदाहरण सहित अध्ययन कर लिया है एवं हम आशा करते हैं कि इस पाठ को पढ़ने के बाद हम वर्ब या क्रिया के काल या टेंस को सही तरह से यूज कर सकेंगे। इस पाठ में समय काल या टेंस का एक चार्ट दिया गया है जिसका यदि हम प्रयोग करेंगे तो हम टेंस में कभी भी गलती नहीं करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो चार्ट बना हुआ है इसमें पहले खाने में 1 2 3 4 की गिनती है,
दूसरे खाने में सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखा हुआ है। बाकी के जो 3 कॉलम है, एक में प्रेजेंट टेंस है, दूसरे में पास्ट टेंस है, तीसरे में फ्यूचर टेंस है। अब हम इस चार्ट को समझेंगे। पहले में देखते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। आई प्ले, यहां पर वर्ब प्ले का फर्स्ट फॉर्म होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म यूज होता है। सिंपल पास्ट टेंस में आई प्लेड, यहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सिंपल फ्यूचर टेंस आई विल प्ले, यहां पर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं बच्चों, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में आई एम प्लेइंग, यहां पर सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में देखिए, आई वॉज प्लेइंग, यहां पर सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस में देखेंगे, आई विल बी प्लेइंग, यहां पर सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। तीसरे नंबर पर है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव प्लेड, यहां पर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम का इस्तेमाल होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस आई हैड प्लेड, यहां पर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम का प्रयोग होता है। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस आई शैल हैव प्लेड, यहां पर आई या वी प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब चौथे पे आते हैं बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई हैव बीन प्लेइंग, यहां पर सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम का इस्तेमाल होता है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं। आई हैड बीन प्लेइंग, यहां पर सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम का इस्तेमाल होता है। एंड लास्टली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आई शैल हैव बीन प्लेइंग, यहां पर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम का प्रयोग होता है। तो बच्चों इस चार्ट को बहुत ध्यान से पढ़िए, तो इससे आपको टेंस में काफी सुविधा होगी। धन्यवाद।